उचित लगा हमने वह किया और 100 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतारने में कामयाब हुआ। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय, आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर मात्र विराम है, पूर्ण विराम नहीं है, कामा है, फुल स्टॉप नहीं है। अगर किसी को यह लगता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके ठीक नहीं किया, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वह जनता को बताएं कि उनके पास इसका अल्टरनेटिव एक्शन प्लान क्या है। हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ गया, तो क्या हम पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करें? क्या हम पाकिस्तान को डोजियर सौंपें? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जाकर केवल बातें करें? जब हमारे विपक्ष के साथी सत्ता में थे, तो आतंकी हमले होने पर वे ऐसे ही कदम उठाया करते थे। क्षमा कीजिएगा खड़गे जी, मैं विपक्ष का बहुत सम्मान करता हूं और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का सम्मान किया भी जाना चाहिए। और सभापति महोदय, कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उनसे केवल बातचीत करनी चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। इस न्यूक्लियर ब्लफ के कारण हमने न जाने कितने नागरिकों को खो दिया है। सभापति महोदय, हमारा विजन है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दें। मैं केवल विपक्ष के सम्मानित सदस्यों से ही नहीं, बल्कि सभी सम्मानित सदन के सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा, आज नागपंचमी है। नागपंचमी के दिन नागों को दूध पिलाना तो यह उचित है सभापति, परंतु रोज नहीं। हमारा विजन है कि ऑपरेशन सिंदूर सतत चलता रहे, बीच में इसके विराम भले ही हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण विराम कभी नहीं होगा जब तक आतंकवाद का फैलाया। सभापति महोदय, आज जब मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं, तो मुझे भारतीय जनता का हमारी सरकार के इस विजन के प्रति अटूट विश्वास दिखाई देता है। पर कुछ हमारे मित्र हैं, क्या चाहते हैं वह हमारी समझ के बाहर है। इसका हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष खड़े होंगे तो जवाब देंगे, लेकिन हमारी समझ के बाहर है। सभापति महोदय, जब आप सत्ता में थे तो आपकी पॉलिसी पैरालिसिस ने देश को नुकसान पहुंचाया है, मैं विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं। और आज जब आप विपक्ष में हैं तो आपकी पॉलिसी बैंकरप्सी देश के लिए और लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के कुछ मित्र यह भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था, पहले क्यों नहीं किया? जब मैं विपक्ष के अपने साथियों से यह बातें सुनता हूं, सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग मन से यह बातें कर रहे हैं या केवल सिर्फ दिखावा मात्र है। खैर जो भी हो, सभापति महोदय, जो भी हो, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का और खुद मेरा भी यह स्टैंड रहा है कि वह दिन जरूर आएगा जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भारत की शासन व्यवस्था का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मुझे विपक्ष के अपने साथियों की इस मांग पर इसलिए आश्चर्य हो रहा है क्योंकि विपक्ष में जो लोग आज बैठे हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जो काम किया वह आज की मांग के ठीक विपरीत है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का रहने वाला हूं, बनारस का। कर्म क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां से मैं सांसद हूं। और हमारी पूरब में बहुत पुरानी कहावत है, बचपन की वो कहावत मुझे याद है, बाप मरा अधियारे मां, बेटवा का नाम पावर हाउस। माने बाप तो अंधेरे में मर गया, लेकिन बेटे का नाम पावर हाउस।
यानी बाप जीवन भर अंधेरे में रहा और बेटे ने अपना नाम पावर हाउस रख दिया। सभापति महोदय, जब हमारे कुछ मित्र जो आज कभी सत्ता में थे, आज विपक्ष की चेयर पर बैठे हैं, जब वो देश की शासन व्यवस्था चला रहे थे तो उन्होंने और उनके पॉलिटिकल सीनियर्स ने भारत में हुए आतंकी हमलों के जवाब में पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और आज जब हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं तो मुझे इस अंधेरे और पावर हाउस वाली बाप बेटे की कहानी स्वाभाविक रूप से याद आ रही है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा की। आज विपक्ष के हमारे साथियों को का पीओके प्रेम देखकर मुझे एक गजल भी याद आ रही है, जिसका एक शब्द बदल कर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। गजल भी सुना रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ, एक शब्द बदल कर मैं गजल सुना रहा हूं। पीओके लुटने का सबब पूछो न सबके सामने, पीओके लुटने का सबब पूछो न सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। खैर देर से ही सही, सभापति महोदय, खैर देर से ही सही, खैर देर से ही सही। Take your seat. You're not allowed. Mr. Abdullah Suman, take your seat. Please. Nothing is going on. Take your seat. माननीय गृह मंत्री, मैंने खड़े होने दिए, खड़े हुए विपक्ष का ये फर्ज बनता है, खड़े होते हैं तो शोर मत मचाइए, मैं खड़े रहूंगी। खैर देर से ही सही, अगर विपक्ष के हमारे साथियों को सद्बुद्धि आई है तो मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि देश की जनता का आशीर्वाद रहा और ईश्वर की इच्छा रही तो दिन दूर नहीं जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लोगों को भी घर वापसी होगी। और वह दिन, सभापति महोदय, सदन में मैं बहुत सोच समझकर नाप तोल कर बोल रहा हूं, वह दिन आएगा, निश्चित समय नहीं बतला सकता, जरूर आएगा, जबकि पीओके के लोग, जबकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग बोलेंगे मैं भी भारत हूं। सभापति महोदय, किसी देश में जनता सत्ता पक्ष को और विपक्ष को अलग अलग दायित्व सौंपती है। सत्ता पक्ष का काम होता है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना और विपक्ष का काम होता है सरकार से जनता के मुद्दों से संबंधित जरूरी प्रश्न पूछना। ऑपरेशन सिंदूर क्यों प्रारंभ किया गया, इसकी जानकारी पहले भी दी गई है और आज भी मैंने सदन को दी है। सभापति महोदय, कभी कभी हमारे विपक्ष के मित्र ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है कि उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान गिराए। सभापति महोदय, मैं बताना नहीं चाहता कितने विमान गिरे, एक एक की मुझे जानकारी है और मैं बतला दूं कि यदि मैं खुलकर यदि मैं बोल दूं तो 10 मिनट तक यह सदन तालियों से गूंजता रहेगा। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है, सभापति महोदय, यदि यह प्रश्न पूछना ही है तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां, तबाह किया। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हां। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। अब चूंकि विपक्ष के मित्र ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उचित प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं तो मैं उन्हें क्या बताऊं। मैं लगभग 40 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। सभापति महोदय, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो,
अपनी पार्टी हो या दूसरी पार्टी, कभी भी किसी के साथ दलगत राजनीति को मैंने शत्रुतापूर्ण तरीके से नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा। इसलिए आज अगर विपक्ष प्रश्न पूछने में असफल है तो मैं विपक्ष को उनके इस काम में थोड़ी सी मदद अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार जो भी कर सकता हूं मैं करना चाहता हूं। मैं विपक्ष से यह कहना चाहता हूं कि यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि ताज जिंदगी हम लोग सत्ता पक्ष में ही बने रहेंगे भी बहुत लंबे समय तक, लेकिन ताज जिंदगी कोई न रहा है न रहेगा। एक लंबा समय हमने विपक्ष में काम किया है, लंबा समय विपक्ष में गुजारा है। एक लंबा समय हमने सरकारों से, उस समय की सरकारों से सवाल पूछने में भी लगाया है। जनता ने जब हमें विपक्ष में रहने का दायित्व सौंपा था तो हमने विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका को बड़े ही सकारात्मक तरीके से निभाया है। विपक्ष में रहकर हमने कैसे प्रश्न पूछे, इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1962 में 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में जब दुखद परिणाम आया तो हमने सरकार से प्रश्न जो पूछे थे, लेकिन वह प्रश्न यह था कि हमारे देश की धरती पर दूसरे देश का कब्जा कैसे हो गया प्रधानमंत्री, 62 में पूछा था। हमने यह प्रश्न पूछा था कि हमारी सेना और हमारी जनता को क्यों अपमानित होना पड़ा था। हमने यह प्रश्न पूछा था कि बड़ी संख्या में हमारे सैनिक हताहत क्यों हुए। हमने यह प्रश्न नहीं पूछा था कि हमारे टैंक, हमारी मशीनें, हमारी बंदूकें क्यों ध्वस्त हो गई, यह नहीं पूछा था। मशीनों और तोपों की चिंता न करके हमने भारत की भूमि और देश के सैनिकों की चिंता की उस समय के। सभापति महोदय, इसी तरह 71 के युद्ध में 71 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी, जब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया तो हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की और श्रीमती इंदिरा गांधी की भी खुलकर संसद में प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर की कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया है। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा था कि सबक सिखाने के दौरान ने भारत को क्या, कैसा और कितना नुकसान हुआ, यह प्रश्न नहीं किया। यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो किसी भी परीक्षा में अंतिम परिणाम क्या रहा यही मायने रखता है, इसी का विशेष महत्व होता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। सभापति महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल करने में हम कामयाब हैं। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी हद तक जा सकता है। मैं प्रतिपक्ष के अपने साथियों से कहूंगा, राजनीति करने के लिए तो बहुत सारे विषय पड़े हुए हैं, उन पर बात करिए, उन पर हमारा विरोध करिए, किंतु ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि सेना के मनोबल, सेना के शौर्य और पराक्रम से संबंधित किसी मुद्दे पर किसी प्रकार की राजनीति करने से हमें बचना चाहिए। यह मेरा विनम्र सुझाव है। और सभापति महोदय, मैं तो यही कहूंगा कि जब राष्ट्र की मांग में भारत माता की मांग में शौर्य का सिंदूर है तो उस पर राजनीति की धूल मत डालिए। भारत माता की मांग में शौर्य का सिंदूर है तब उस पर राजनीति की धूल मत डालिए। इतिहास ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता। सभापति महोदय, आज सारी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवाद का मुख्य केंद्र है। जिस देश ने आतंक को अपनी स्टेट पॉलिसी के रूप में औजार बना लिया है, उसके लिए लंबे समय तक यह खेल खेलना यह संभव नहीं है। जो लोग सांपों को अपने घर में पालते हैं, एक दिन वह सांप उन्हें भी डस लेता है। आतंकवाद का यह कारोबार आज पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा है
कि पाकिस्तान में सरकार आतंकवादियों के लिए स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम कर रही है और सैन्य अधिकारी भी अलगाववादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। प्रत्यक्ष आपने टेलीविजन के चैनल पर देखा है, पर्दे पर देखा है। यह वही देश है जो सीमा पर सैनिकों से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाता, इसलिए निर्दोष नागरिकों, बच्चों और तीर्थयात्रियों को आतंकवाद का निशाना बनाता है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकवाद को एक प्रॉक्सी वार के रूप में इस्तेमाल करती हैं सभापति महोदय, और उसके सहारे वे भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं और भारत को डिस्टेबलाइज करने का वह सपना भी देखते हैं। मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर यह बात कह रहा हूं सभापति महोदय कि भारत को 1000 कट्स देने का सपना पालने वालों का सपना कभी भी किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो। और ऐसा भारत नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का एक नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ हर हद और हर सरहद पार करने का सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है। सभापति महोदय, वैसे तो मानवता के सामने जितनी भी भयावह बीमारियां आईं, देर सवेर सभी समाप्त हो गई। आतंकवाद भी एक महामारी है, इसकी नीयत भी यही होने वाली है, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। लेकिन इसे अपनी मौत मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जब तक आतंकवाद है हमारी सामूहिक शांति, विकास और समृद्धि को यह चुनौती देता ही रहेगा। हमारे संसाधन इस आतंकवाद रूपी महामारी से लड़ने में बर्बाद होते ही रहेंगे। इसलिए आतंकवाद की इस समस्या का स्थायी समाधान अब बहुत ही आवश्यक हो गया है। सभापति महोदय, इतिहास ने बार बार साबित किया है कि आतंकवाद का कोई भी लक्ष्य, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे हमेशा हिंसा और डर के बल पर पाने की कोशिश की जाती है और वह कभी भी कामयाब नहीं होती है। यह सोचना भी उचित नहीं है कि कोई आतंकवादी किसी का फ्रीडम फाइटर हो सकता है। यह बात मैंने इस्लामाबाद में सार्क गृह मंत्रियों की 2016 में हुई बैठक में पूरी साफ गोई के साथ रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान का एक वर्ग आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर साबित करना चाह रहा था, इसलिए यह बात मैंने उस समय रखी थी। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कोई भी मजहबी, वैचारिक या राजनीतिक कारण आतंकवाद को जायज नहीं ठहरा सकता। आतंकवाद की कोख से कोई क्रांति नहीं पैदा होती है सभापति महोदय, बल्कि सिर्फ बर्बादी और नफरत पैदा होती है। किसी भी मानवीय उद्देश्य को कभी भी खून खराबे अथवा हिंसा के बल पर हासिल नहीं किया जा सकता। सभापति महोदय, हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए। यह कितना विरोधाभास है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन भारत आज पूरी दुनिया में जहां आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में उसे पहचान मिली है, वहीं पाकिस्तान फादर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म बनकर उभरा। सभापति महोदय, पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवादियों को पनाह दी, अपनी जमीन पर उन्हें ट्रेनिंग और कई तरह की समय समय पर मदद भी की है और लगातार मदद कर रहा है। पहलगाम तो सिर्फ एक उदाहरण है, यह एक मिसाल है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के गुनाहों की यदि लिस्ट देखें तो सभापति महोदय, यह लिस्ट बहुत ही लंबी है। पाकिस्तान हर बार आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश में वह लगा रहता है। इसलिए जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं, बल्कि उनके मदद करने वाले पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ही हम खत्म करें। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। इसलिए ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, यानी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सभापति महोदय, आतंकवाद को फंडिंग और शरण देने वाले देशों को भी आज दुनिया
में बेनकाब करना जरूरी है। पाकिस्तान को जो पैसा या आर्थिक सहायता मिलती है उसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद के कारखाने में खर्च किया जाता है। यह बात पूरी दुनिया के सामने साफ तौर पर आ रही है। पाकिस्तान को फंडिंग का मतलब है आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग। इसलिए मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस विदेशी फंडिंग को बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है सभापति, इसको खाद पानी नहीं मिलनी चाहिए। इस पर सारी दुनिया को गंभीरतापूर्वक और ईमानदारी से एक बार विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जिम्मेदारी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर भी है, तो वह है संयुक्त राष्ट्र संघ पर है, यूनाइटेड नेशंस पर है। लेकिन दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में यूएन के कई निर्णयों पर सवालिया निशान लग गए हैं। सबसे ताजा उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का वाइस चेयरमैन अथवा उपाध्यक्ष बनाया जाना। इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूं। हैरानी की बात यह है कि काउंटर टेररिज्म पैनल 9/11 हमले के बाद गठित किया गया था और सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि 9/11 का हमला किसने किया था। यह भी किसी से छुपा नहीं है, उस हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान ने शरण दी थी। यह भी जाहिर, यह तो एक तरह से